हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास किनके द्वारा रचित है? श्यामा स्वप्न उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा रचित है श्यामा स्वप्न उपन्यास। इसका काल क्या रहा? तो 1888 ईस्वी। ठीक है, इसका काल रहा 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से राधा कृष्ण दास द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? इनमें से राधा कृष्ण दास द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा रचित उपन्यास है। इसका रचना काल रहा 1890 या फिर कहीं कहीं पर 1889 भी दिया रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर 1889 भी दिया रहता है और 1890 भी देखा जाता है। इसके अलावा अंगूठी की नगीना किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। अंगूठी की नगीना किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। तथा धूर्त रसिक लाल पंडित लज्जाराम शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक रहे देवकी नंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित इनके अन्य उपन्यास है चंद्रकांता संतति। पहला बोला मैंने चंद्रकांता, दूसरा चंद्रकांता संतति, तीसरा नरेंद्र मोहिनी, चौथा वीरेंद्र वीर। इसके अलावा और भी है परंतु मैंने यहाँ पे 4 ही बताए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था? किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला? गोपाल राम गहमरी ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला। अगला प्रश्न देखते हैं, देहाती दुनिया नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? देहाती दुनिया नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया उपन्यास के रचयिता रहे। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी में लिखित मूल रूप से प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कायाकल्प। ठीक है, कायाकल्प। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र है? जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र है? इसके अलावा अगर बता दूं मैं आप लोगों को कि ये दोनों स्त्री पात्र हैं। जालपा और रतन स्त्री पात्र है। किस उपन्यास के पात्र है? तो गबन उपन्यास के पात्र है। ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं परंतु ये दोनों जो पात्र है स्त्री पात्र है, ये गबन उपन्यास के पात्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवे इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? तो वरदान नाम से किया। इसका काल क्या रहा? तो 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 रहा। अगला प्रश्न है, अप्सरा अलका प्रभावती और निरुपमा किसके उपन्यास है? अप्सरा अलका प्रभावती और निरुपमा किसके उपन्यास है? तो निराला के उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है ये अप्सरा अलका प्रभावती और निरुपमा। निम्न में से कौन प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक है? प्रेमचंद द्वारा रचित अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। इनमें से कौन मंगलसूत्र का नायक है? मंगलसूत्र नामक अपूर्ण उपन्यास का नायक है देवकुमार। मंगलसूत्र का नायक रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुक्तिबोध नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? मुक्तिबोध उपन्यास है, इसके रचयिता कौन रहे? तो जैनेन्द्र। मुक्तिबोध नामक उपन्यास के रचयिता रहे जैनेन्द्र द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम इस प्रकार है, परख सुनीता त्यागपत्र जयवर्धन। ठीक है, परख सुनीता त्यागपत्र जयवर्धन इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे,
कवि की प्रेयसी नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? कवि की प्रेयसी नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी। कवि की प्रेयसी एक काल्पनिक उपन्यास है जिसमें रचनाकार ने अपने ही परिचित मित्र के पूर्व जन्म की कहानी का चित्रण किया है। कवि की प्रेयसी कैसा उपन्यास है? तो एक काल्पनिक उपन्यास है जिसमें रचनाकार ने यानी ईलाचंद्र जोशी ने अपने ही एक परिचित मित्र के, अपने ही या फिर कहे तो अपने ही मित्र के पूर्व जन्म की कहानी का चित्रण किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृष्णा सोबती की रचना है? इनमें से कौन सी कृष्णा सोबती की रचना है? हम हशमत कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। इसका प्रकाशन कब हुआ? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन वर्ष रहा 1942 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित इनके कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन, पहला कहा मैंने, प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन। दूसरा जयशंकर प्रसाद। तीसरा आधुनिक साहित्य। चौथा नए साहित्य नया प्रश्न, नए साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न। ठीक है, 4 बताए मैंने कौन कौन से? प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, इसके अलावा नया साहित्य नए प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? वे दिन वे लोग नामक शीर्षक संस्मरण, ये एक संस्मरण रहा, इस रचना के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना के लेखक रहे शिव पूजन सहाय। ये संस्मरण कब लिखा गया? तो 1946 ईस्वी में। ये संस्मरण लिखा गया 1946 ईस्वी में। इसके अलावा पहला संस्मरण यानी कि हिंदी का प्रथम संस्मरण किसे माना जाता है? तो पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को, पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे संस्मरण किस वर्ष लिखा? हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे संस्मरण के रचयिता रहे। ये किस वर्ष लिखा गया? तो सन 1962 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजन का सुख दुख किसका संस्मरण है? सृजन का सुख दुख किसका संस्मरण है? तो प्रतिभा अग्रवाल का संस्मरण है। सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल का संस्मरण है, जिसका रचना वर्ष रहा 1981 ईस्वी। सृजन का सुख दुख संस्मरण के रचयिता रहे प्रतिभा अग्रवाल तथा इस संस्मरण का रचना वर्ष रहा 1981 ईस्वी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? निम्न में से कौन सी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा या फिर उपरोक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी, ये सभी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। बेनीपुरी जी के सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। बेनीपुरी जी के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तथा कौन सरकार द्वारा? तो बेनीपुरी जी के सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक रूप से अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। इन्होंने यह नाम अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रदान किया था। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं, अपने एक निबंध का नाम क्या है? प्रयोगवादी रचनाएं। ठीक है, प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। बैठे ठाले का
धंधा कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये और वे संस्मरण के लेखक कौन है? ये और वे संस्मरण के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। ये और वे संस्मरण के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इसका रचनाकाल रहा, ये और वे संस्मरण का रचनाकाल रहा 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी। निम्न में से हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? निम्न में से हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे डॉक्टर देवराज। तो उपर्युक्त सभी, ये सभी हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? हिंदी का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी, अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? तो मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल स्त्री पात्र है। किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? जैनेन्द्र द्वारा रचित त्यागपत्र नामक उपन्यास की यह प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, रथ के पहिए नामक आंचलिक उपन्यास किनके द्वारा रचित है? रथ के पहिए नामक आंचलिक उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा रचित है। हिमांशु श्रीवास्तव एक प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासकार रहे हैं। हिमांशु श्रीवास्तव प्रेमचंदोत्तर एक हिंदी उपन्यासकार रहे, अर्थात प्रेमचंद युग के बाद के हिंदी उपन्यासकार रहे हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? चित्रलेखा और 3 वर्ष दोनों ही अलग अलग है। चित्रलेखा, 3 वर्ष ये दोनों अलग अलग उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते और आखिरी दाव दोनों अलग उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र और वह फिर नहीं आई, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। चित्रलेखा और 3 वर्ष 2 उपन्यास हो यहाँ पे। टेढ़े मेढ़े रास्ते और आखिरी दाव 4, भूले बिसरे चित्र और वह फिर नहीं आई, ये यहाँ पे कुल 6 उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस को तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यह उपन्यास वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ। मानस का हंस उपन्यास सन 1972 में प्रकाशित हुआ। इसमें तत्कालीन अयोध्या, काशी के बिगड़ते धार्मिक अनुष्ठान और दूषित वातावरण का यथार्थ रूप से चित्रण किया गया है। इसमें तत्कालीन अयोध्या, उस समय के अयोध्या एवं काशी के बिगड़ते धार्मिक अनुष्ठान और दूषित वातावरण का यथार्थ रूप से चित्रण किया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तो तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। मानस का हंस उपन्यास लिखा गया है। किनके द्वारा रचित? अमृतलाल नागर के द्वारा रचित। अमृतलाल कृत कौन सा उपन्यास सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो खंजन नयन। अमृतलाल कृत खंजन नयन नामक उपन्यास को सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। कौन कौन से? वतन और देश सन 1958, वतन और देश सन 1958, ठीक है, 1958। इसके अलावा देश का भविष्य 1960, देश का भविष्य 1960। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है?
किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता रहे किशोरी लाल गोस्वामी। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत। किनके द्वारा रचित है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित यह उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित यह उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? तो यशपाल। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है? द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है? यहाँ पर कटिकम में छोटी ई हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म में बड़ी ई लगा है यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा। तो द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है? तो पुनर्नवा उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नटू की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास निम्न में से कौन सा है? नटू की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास निम्न में से कौन सा है? कब तक पुकारूं एक आंचलिक उपन्यास है। किनके द्वारा रचित? रांगे राघव के द्वारा रचित। इसमें क्या उजागर किया गया है? तो नटू की जिंदगी को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? तो भारत भूषण अग्रवाल का उपन्यास है। लौटती लहरों की बांसुरी भारत भूषण अग्रवाल का उपन्यास है। गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? गिरिराज किशोर द्वारा रचित पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास किसके जीवन पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है यह उपन्यास। खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे देखेंगे मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण किया गया है? किस क्षेत्र का चित्रण किया गया है? तो मैला आंचल उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल नामक उपन्यास जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है, इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। यह 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में हुआ है? तो गुनाहों के देवता नामक उपन्यास में हुआ है चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण। गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता रहे धर्मवीर भारती। ठीक है, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता कौन रहे? धर्मवीर भारती। नदी के द्वीप उपन्यास के रचयिता रहे अज्ञे। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचयिता रहे मोहन राकेश तथा सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के रचयिता रहते हैं आपके धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक के आख्यान भी कहा जाता है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक के आख्यान भी कहा जाता है? तो अनामदास का पोथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनामदास का पोथा को रैक के आख्यान भी कहा जाता है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है?
तो रंगभूमि उपन्यास के पात्र है विनय और सोफिया। यहाँ पर सभी उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है, परंतु विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र है? तो रंगभूमि उपन्यास के पात्र है। रंगभूमि नामक उपन्यास में नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकीकरण का चित्रण किया गया है। रंगभूमि नामक उपन्यास में किस चीज़ का चित्रण है? तो नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन और औद्योगिकीकरण का चित्रण इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को कहा गया है। ठीक है। ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यासकार कौन रहे? ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यासकार कौन रहे? रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यासकार रहे रणेंद्र। इसमें आदिवासियों वनवासियों के जीवन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ। इसमें आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का चित्रण किया गया है। ग्लोबल गांव के देवता में आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। चेतन नाम का कथानायक जो उपेंद्र नाथ द्वारा रचित कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, परंतु उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्म राख नामक उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है। गर्म राख नामक उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है, बल्कि इस उपन्यास का पात्र है जगमोहन। गर्म राख नामक उपन्यास का पात्र है जगमोहन। अगला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन कहा गया, तो यह कथन किनका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो चाक नामक उपन्यास में। मैत्री पुष्पा द्वारा रचित चाक नामक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, जबकि नत्थु रिचर्ड, इसके अलावा हयात बख्श, ये सभी तमस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है? निम्न में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है? तो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन रहे? तो श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक रहे श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो वाण भट्ट की आत्मकथा। वाण भट्ट की आत्मकथा। इसकी कथा प्राचीन कवि वाण भट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। वाण भट्ट की आत्मकथा में प्राचीन कवि वाण भट्ट
और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है, या फिर कहे तो इसमें वाणभट्ट और हर्षकालीन समाज को दर्शाया गया है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु के नायक का नाम है मदन मोहन। परीक्षा गुरु के नायक का नाम है मदन मोहन। परीक्षा गुरु के उपन्यासकार या फिर कहे तो परीक्षा गुरु के रचयिता रहे श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी में हिंदी का या फिर कहे तो अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।